Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the chapter number 2, which is cell injury and cell death from रॉबिन द बेसिक पैथोलॉजी 10th एडिशन। इसमें से हम डिस्कस करने लगे हैं कि ये क्या चीज़ें सेल की इंजरी या सेल की डेथ किस तरह होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पैथोलॉजी में आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर पता है तो आपके लिए आसान होता है कि आपने इसे किस तरह करना है, और इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। इसको पूरा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी आता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इटोलॉजी, पैथोजेनेसिस और मॉर्फोलॉजी और अपीयरेंस की बात होती है। ठीक है, जो हमारे पास इथोलॉजी आती है ये हमारे पास कॉज और रिस्क फैक्टर दिखाती है। मतलब इथोलॉजी में हम जो स्टडी करते हैं वो कॉज और इसके मॉडिफिकेशन क्या क्या आ सकती है, कौन से फैक्टर है जो इसको रिस्क की तरफ लेके जा सकते हैं। फिर पैथोजेनेसिस आती है कि कोई डिजीज़ जो है वो डेवलप हुई वो किस तरह प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, फिर मॉर्फोलॉजी आ जाती है। मॉर्फोलॉजी की फिजिकली अगर ये सेल इस तरह तो उसके बाद श्रिंक हो जाएगा, तो ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। देन उसके बाद आती है हमारे पास अपीयरेंस। अपीयरेंस जो होती है ग्रॉस अपीयरेंस आई है, किस तरह की उसकी जो सेल की इंजरी के बाद नॉर्मल जब एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है तो इसकी अपीयरेंस किस तरह की, मॉर्फोलॉजी कैसी है, पैथोजेनेसिस क्या है, मतलब डेवलप हुई तो प्रोग्रेस किधर तक जाएगी, और कॉज और रिस्क क्या है। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी है, जिसमें से आपको ये 4 पॉइंट पता होना ज़रूरी है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओवरव्यू ओवर अ सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड नोकोशियस स्टिमुलस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने देखना है कि जब भी हम किसी भी सेल, नॉर्मल सेल है, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेस किसकी फॉर्म में होता है, कोई इन्वायरमेंट के अंदर हम उसके इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट में उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। आगे मैं आपको जाकर बताती भी कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं, चाहे उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में, या वो अकोमोडेट कर रहा होता है उस चेंजेस को, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या आता है। अगर वो स्ट्रेस बहुत लंबे अरसे के लिए, बेसिक बात ये, अगर वो स्ट्रेस बहुत लंबे अरसे के लिए आप एक सेल पे अप्लाई कर रहे हो तो वो अकोमोडेट कर रहा है उसे। ठीक है, और उसके बाद जो होता है जब आप स्ट्रेस रिमूव करते हो तो वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाए, तो हम ये कहते हैं रिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर स्ट्रेस रिमूव करने के बावजूद वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आए तो इसका मतलब वो इरिवर्सिबल पे चला गया। ठीक है, तो वो जो सेल जो होता है वो अडेप्टेशन कर रहा होता है, उस सेल के अंदर अडेप्टेटिव कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी आती है। आगे जाके हम इसे डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, मोस्टली जो सेल होता है वो स्कीमिक हो जाता है। ठीक है, या हाइपोक्सिया हो जाता है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले ये फ्लो चार्ट कर लें। इसमें से कि एक नॉर्मल सेल है, होम्योस्टेसिस है, उसको हमने इंजरी स्टिमुलस दिया, कोई भी स्टिमुलस दिया, कोई भी स्ट्रेस दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल ने काफ़ी देर तक उसे बर्दाश्त कर लिया, लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद हमने स्ट्रेस रिमूव किया और रिवर्सिबल इंजरी आ गया। लेकिन अगर वो स्ट्रेस रिमूव नहीं हुआ, प्रोग्रेसिव सवेयर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो इरिवर्सिबल आ गई। इरिवर्सिबल सेल में नेक्रोसिस होती है, अपोप्टोसिस, दोनों ही सेल डेथ होती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन ये इरिवर्सिबल में आती है। ठीक है, इरिवर्सिबल में वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है सेल। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉज ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी के कॉजेज क्या हो रहे थे, सबसे पहले मैं 4 पॉइंट बेसिक बताती हूँ जो इसको समझने में बहुत हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है डिफ्यूजन। देखें, ये फॉर एग्जांपल ये आपका एल्वेओलर है, या आपकी ब्लड आ गया, ठीक है, और ये आपका हार्ट आ गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले ये फिजियोलॉजी में बता रही हूँ, डिफ्यूजन होनी है एल्वेओलर से ब्लड में। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने आगे हार्ट तक जाना है, यही सारा प्रोसेस होना है। अगर यहाँ से डिफ्यूजन होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन किया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड फ्लो के जरिए जाएगा, ये सेल में डिफ्यूजन होगा। अगर डिफ्यूजन में मसला आ जाता है, इससे हम कहते हैं लंग्स हाइपोटिक हाइपोक्सिया हो गया। ठीक हो गया, डिफ्यूजन ही नहीं हो रही तो वो जा रहा ही नहीं है। आगे अगर हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम रहता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एनेमिक कहते हैं उसे। ठीक है, ब्लड फ्लो में मसला आ जाए तो हम स्टेगन या ऑब्स्ट्रक्टिव इस्कीमिया कह रहे होते हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो आती है हमारे पास, कॉज इसकी होती है वो इस्कीमिक होता है। ठीक है, मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई आपकी कि यहाँ से ब्लड हार्ट तक जा ही नहीं रहा। ठीक है, स्टेगन ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। देन इसके बाद सेल के अंदर डिफ्यूजन ही ना रहा, मतलब हार्ट के अपने सेल नहीं ना करे, तो हिस्टोप्लाज्मिक कह रहे होते हैं हम। ठीक है, देन उसके बाद एक होता है हमारे पास हिस्टोप्लाज्मिक हाइपोक्सिया, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास मरकरी ब्रिक रेड कलर का हो जाता है, और ये मरकरी कोई भी पॉइजनस या साइनाइड की वजह से आ रहा होता है। ठीक होगा।
कोई भी केमिकल एजेंट की वजह से आ रहा होता है। अब हम बुक में देखते हैं। अब आपको बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है, जब बुक का पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया आ जाता है। हाइपोक्सिया जो होता है ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, और ये जो होता है इस्कीमिया क्या है कि ब्लड फ्लो, जो बॉडी का पार्ट अगर वो देखें हाइपोक्सिक है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई डेफिशिएंट है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होगी, ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन का ना जाना हाइपोक्सिक है, ठीक है, और इस्कीमिया ब्लड फ्लो ना जाना वहाँ पे, ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिशन नहीं जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद मोस्ट कॉमन हाइपोक्सिया इज इस्कीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम एट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन, जो आपको मैंने ऊपर बताया ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आती है, रिजल्ट फॉर इनएडिक्वेट ऑक्सीजन इन या ब्लड में, कि वो डिजीज़ को अफेक्ट कर रहा है, फिर वो लंग्स को कर रहा होगा, लंग्स तक भी नहीं जा रही। रिडक्शन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एज विद अनीमिया ऑफ मैनी कॉजिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वगैरह, ये सारी आ जाती है। ये पैराग्राफ जो है ये कर लें, और जो जितनी बातें मैंने बताया हाइपोक्सिक इस्कीमिया के बारे में ये इनफ है। देन उसके बाद टॉक्सिन आ जाता है। टॉक्सिन जो होता है ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्सोजेनेसिस और एंडोजेनेसिस। एक्सोजेनेसिस जो एयर पोल्यूटेंट, इंसेक्ट्स, हमारे पास एब्स्टेट, ये इंजरी होती है लंग्स की, उसमें आते हैं सिगरेट स्मोक, एथेनॉल, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें आ रही होती है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह। एंडोजेनेसिस जो होते हैं हमारे पास ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, ऑक्सीजन की वजह से टॉक्सिन जो आ रहे होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी हमारे पास हर सेल की डेथ हो रही होती है, सेल इंजरी की तरफ जा रहा होता है, ठीक है होगा। इन्फेक्शन एजेंट जो होता है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये इनकी वजह से आ रही थी। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से होता है। हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम कहाँ जहाँ पे हमें फ़ायदा भी दे रहा होता है वहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन भी हो रहे होते हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून रिएक्शन आ रहे होते हैं, ठीक है, अपने ऑन टिश्यू के खिलाफ कर रहा होता है ऑटो इम्यून रिएक्शंस। देन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही होती है। जेनेटिक डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया आता है। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है। प्रोटीन और एंजाइम्स जो होती है वो उसमें आयरन उनके मेटाबॉलाइजेशन में आ जाता है। न्यूट्रिशन इम्बैलेंस आते हैं, प्रोटीन कैलोरीज इनसफिशेंटी हो जाती है, ठीक है, पॉपुलेशन में, और ये विटामिन की डेफिशिएंसी होती है इवनली, और एक्सेसिव डायरेटरी इंटेक आप जब कर रहे हो ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं। फिर डायबिटीज़ 2 में अंडरलाइंग डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह में ये सारी न्यूट्रिशन इम्बैलेंस की वजह से भी सेल इंजरी या सेल डेथ हो रही होती है। फिजिकल एजेंट आ जैसे कोई भी ट्रॉमा हुआ या टेम्परेचर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक शॉक, एक्सरे का बहुत ज़्यादा आप सामना करें, ये यूवी रेडिएशन करें तो वहाँ पे आ जाता है। एक होता है फेंटोन रिएक्शन आता है, जिसमें फेरस H2O2 के साथ रिएक्ट करके फेरस बनाती है, OH और OH2 आ जाता है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। देन इसके बाद एजिंग आ जाती है। सेलुलर, जैसे जैसे आपको पता है कि एज ज़्यादा होती है, सेल का रिस्पॉन्स करना स्ट्रेस के लिए वो भी कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा कि सेल की डेथ होने लग जाएगी। ये मैकेनिज्म जो होता है सेलुलर एजिंग जो होता है ये एंड ऑफ द चैप्टर हम डिस्कस क्लियरली करेंगे, ठीक होगा। ये सारा हमारे पास आ जाती है कॉजेज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनका पता होना, नॉर्मल फंक्शन पता होना ज़रूरी है। आप ये नहीं कि आप पूरा रट्टा लगाने बैठ जाए। बेसिक फिजियोलॉजी आपने पढ़ी है, उसको लेके उसकी इब्नॉर्मेलिटीज़ की तरफ हम पैथो पढ़ रहे हैं कि अगर हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होगी तो उसकी हम डिजीज़ को भी ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं नॉर्मल भी फिजियोलॉजी की भी थोड़ी रिवाइज़ कर दूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है रेफरेंस दे के पढ़ाऊँ, ताकि पैथोलॉजी जो है वो आपके लिए एज मच एज ईजी हो जाए, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ सेल इंजरी एंड सेल डेथ। अब सीक्वेंस और इवेंट्स क्या हो रहे थे सेल इंजरी में, अब मैं आपको पता लग गया रिवर्सिबल और रिवर्सिबल क्या होती है। इसे सेकंड पार्ट की वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।